सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। इस वक्त मुल्क की सियासत में हर तरफ इस्तीफों की गूंज सुनाई दे रही है। ऑपोजिशन वजीर आजम को इस्तीफे देने पर मजबूर करना चाहती है और इसके लिए हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी हुई है और तमाम ऑपोजिशन जमातों ने अपने अपने असेंबली मेंबरान को इस्तीफे जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी हुई है। पीडीएम के आगाज से ही पीपल्स पार्टी पर यह सवाल उठ रहा था कि क्या वो इस्तीफे देकर अपनी सिंध हुकूमत को कुर्बान कर देगी। तो इस सवाल का जवाब बिलावल भुट्टो ने चंद रोज पहले कुछ यूं दिया था। तो बिलावल भुट्टो एक कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और इस्तीफे देने का यह मुतालबा पहले दिन से ही मौलाना फजलुर रहमान तमाम ऑपोजिशन जमातों से कर रहे हैं और इस वक्त नून लीग तो इस पर राजी दिखाई देती है। लेकिन कल पीपल्स पार्टी सीईसी मेंबरान ने मौलाना के इस मुतालबे पर सवाल उठाया कि जब मौलाना बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शरीक नहीं हुए तो हम उनके बोलने पर इस्तीफे क्यों दें। मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के फैसले वाज़े बता दिए कि कहा कि हमें हुकूमत को पंजाब कौमी असेंबली और सेनेट में भी चैलेंज करना चाहिए। सीईसी के फैसलों को पीडीएम के सामने पेश करेंगे। पीडीएम और हम मिलकर सेनेट में मुकाबला करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, ये आप सुनिए। तो ये कल की तजावीज़ बिलावल भुट्टो की और सीईसी के फैसले थे। अब 1 जनवरी को रायगढ़ में पीडीएम का बड़ा अहम इजलास होना है। तो क्या बिलावल अपनी इस स्ट्रेटजी पर नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को कायल कर सकेंगे या फिर पीपल्स पार्टी को नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के तर्ज अमल पर चलना पड़ेगा जो असेंबलियों से इस्तीफे देने पर अपना वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है ये भी सुन लीजिए, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो नून लीग का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है इस्तीफे देने के हवाले से और ज़ाहिर मौलाना और नून लीग की जमात इस वक्त सेनेट इंतखाबात भी लड़ने के बारे में वो मौक़िफ़ नहीं रखती जो कि कल पीपल्स पार्टी का सामने आया है। अब बिलावल की इस तजावीज़ पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। 1 जनवरी को रायगढ़ के इजलास के बाद ये सूरत-ए-हाल वाज़े हो सकेगी। हुकूमत इस पूरी सूरत-ए-हाल पर क्या सोच रही है और कल की पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग के बाद बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुकूमत के लिए इन हालात में कुछ हौसला अफजा थी, इस पर गुफ्तगू करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और शैला रजा साहब भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, मौजूद हैं वो भी। तो शौकत साहब, कल बिलावल साहब ने जो अपना स्ट्रेटजी अपनी उन्होंने बताई कि वो सेनेट इंतखाबात लड़ना चाहते हैं और आपको तमाम असेंबलियों में और सेनेट में भी चैलेंज करना चाहते हैं। उसके बाद हुकूमत को क्या एक फील आई कि अब थोड़ा रिलीफ मिला है उसे, बिलावल साहब की बात से तासुर मिल रहा है कि शायद इस्तीफों वाले मामले पर पीपल्स पार्टी कहीं किसी लचक का मुजाहरा कर सकती है। क्या सोच रही है हुकूमत इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हुकूमत का मामला है वो पहले से रिलैक्स है। उनको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम का सरबराह सिर्फ चंद उसके लिए बनाया गया था कि आगे ये होंगे, पीछे से कुव्वत जो है वो ये अपने अपने इस्तेमाल करेंगे। ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये इत्तेहाद चलने वाला नहीं है और वही हुआ। ज़ाहिर है हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देगी। उनकी देखें, उसकी सियासत में थोड़ा सा वो है क्योंकि उसके बैक पे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन उनके पास मौजूद हैं और वो जज्बाती फ़ैसलों की बजाय वो सोच समझ कर फैसले कर रहे हैं। पार्लिमानी सियासत देखें, एक दफ़ा ये आउट हो गए, आज अगर ये इस्तीफ़े देते हैं तो इनकी तो सियासत ख़त्म हो गई। और बात होती है जो लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, आप देखें मौलाना फजलुर रहमान असम्बली के मेंबर नहीं है, मरियम नवाज़ असम्बली के मेंबर नहीं है। ज़्यादा जोर तो वही दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, तो भाई दे देना। आप किसको धमकियाँ दे रहे हैं? आपके मेंबरान हैं, आप ट्राई तो करें। 2 मेंबरान के इस्तीफ़ा आए हैं, एक अब्बासी साहब की, एक नलोटा साहब की सूबाई असम्बली में, एक कौमी असम्बली में। अब जब स्पीकर उनको बुला रहा है कि जी आपका इस्तीफ़ा आ गया, ये आपका है, कहते नहीं हमारा नहीं है तो हमारे दस्तखत, लेकिन आपको किसने पहुँचाया? भाई हमें किसने पहुँचाया? जाहिर है आप लोगों ने ही पहुँचाए होंगे, लेकिन इसी खबर बनाने की हद तक थी। मरियम ने कहा कि अगर आप हिम्मत है आज तो उन्होंने स्पीकर असेंबली से दरखास्त भी कर दी है। आज तो उन्होंने स्पीकर असेंबली से दरखास्त भी कर दी है कि वो इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, हमारी मर्जी उसमें शामिल नहीं है। तो देखें हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरफ मरियम की जो जज्बाती तकरीरें जो लोगों को जज्बात में ला के कहती है कि जी हिम्मत है तो मंजूर कर लें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि पार्लिमानी सियासत क्या होती है, असम्बलियों में इस्तीफ़ा कैसे मंजूर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इस मरहले से गुजर रही है। वो अपने आप को बेनज़ीर भुट्टो बनाना चाहती है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो नहीं बन सकती।
उसकी कुर्बानियाँ हैं, उसकी वो है इस मुल्क के लिए। मुझे नहीं ख्याल है कि वो उसको तो तैयार प्लेट पे मिला है, इस वक्त तकरीरें कर रही हैं वो, वही तैयार उसको क्राउड मिला हुआ है। अब 11 जुमातों का क्राउड है, जब ये एक जुमाती पे आएगी ना फिर पता चलेगा कि इसका क्राउड कितना है। किधर मैं वापस आता हूँ, जरा शैला साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। हमने जब एक सेकंड रुकिएगा, जरा आता हूँ मैं आपकी तरफ वापस शौकत साहब। तो शैला साहब, कल बिलावल साहब अब पार्लियामेंट में चैलेंज करने का हुकूमत को कह रहे हैं, सेनेट इंतखाबात लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो इस्तीफे का मामला था, क्या पीपल्स पार्टी उस पर अभी मजीद कोई सोच विचार करने की रखती है, मजीद सोचा जाएगा उस पर? जो आपके कानूनी माहिरीन पहले ही एतजाज साहब बता चुके थे, अगर इस्तीफे दिए आप लोगों ने तो उसका फायदा हुकूमत को होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पीटीआई का मसला ये है कि उनका गुजारा जो है ना वो झूठ पे है। झूठ बोलो और खुश रहो, हर इंसान को खुश रहने का हक है। तो अगर ये समझते हैं कि झूठ बोल के ये खुश रह सकते हैं तो खुश रहें। पहली बात तो ये है कि अगर ये इनके रिलैक्स हैं तो ये आलम रिलैक्सेशन का देखा ना जाए कि कल जो शिबली शराब शुरू हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पहले नदीम बाबर कौन है वो आए उनकी मदद के लिए, फिर वो थक गए, उन्होंने कहा बस भाई तो खुद ही संभालो। फिर जो है वो फैसल वाडा आए, फिर फैसल वाडा भी बैठे रहे, तो फिर फवाद चौधरी आए और हमारी सीईसी की मीटिंग चल रही है और इनके ऊपर वही उतर रही है, ये हो गया ये हो गया। भाई अवाम को क्यों क्या बना रहे हो? हमको इससे कोई मसला नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो। अवाम का मसला है कि आप पेट्रोल की फिर कीमतें बढ़ा रहे हो, बिजली का फिर कीमतें बढ़ने जा रही हैं। अवाम पहले ही महंगाई में, आप एयर टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब आ जाते हैं इस बात पर कि बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल जो है तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPAs अपने इस्तीफे जमा करा चुके हैं और वो हमने ये डिसाइड किया है, हमारी पार्टी ने, कि वो PDM फैसला करेगी कि उसको कब देने हैं। अब अगर PDM ये फैसला करती है कि सेनेट इलेक्शन के बाद देना है या किसी इलेक्शन के बाद देना है, जिम्नी इलेक्शन में जाना है, तो वो इस्तीफे उनके पास हैं और हमने इस एक्टिविटी को जारी रखना है। क्या मियां साहब की वापसी से भी मशरूत हैं वो इस्तीफे? हरगिज़ नहीं, ये बिल्कुल PTI की ख्वाहिश पे मबनी बयानात हैं जो कि बेचारे हमारे चैनल्स मजबूर हैं चलाने के लिए। मियां साहब यहाँ होते तो क्या हम PTI से भी गए गुजरे, जिन्होंने मियां साहब की बीमारी देखकर डॉक्टर फैसल ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने टीवी संभाला हुआ था, उन्हें बाहर भेज दिया। क्या मियां साहब और ये जो जरदारी साहब हैं इस वक्त ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं? ये ब्रेन है और वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं। हम वर्कर बहुत है काम करने के लिए, और ये जो कह रहे हैं 11 पार्टी, जरा देखते तो कहीं से छुप के जलसा 27 अगर ये दिसंबर का। अब मौलाना साहब पे बात की जा रही है। भाई आप पीपल्स पार्टी जब बीबी साहिबा हयात थी तो 16 सीटों के साथ थी असेंबली में, उसके बाद हमारी पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, आज भी हम इतने ज्यादा हैं। अच्छा, मौलाना साहब वहां पर आए नहीं जलसे में, तो पीपल्स पार्टी को कोई एतराज तो उस पर नहीं है ना? आपके किसी मेंबर को कोई एतराज नहीं था उस पर? वो जलसे में मौलाना साहब आए नहीं, शिरकत नहीं की उन्होंने? लड़का मौलाना साहब को जरदारी साहब ने कॉल की थी और उनका 5 रुकनी वफ्द आया था और अल्लामा गफूरुल हैदरी साहब, मौलाना गफूरुल हैदरी साहब ने बहुत शानदार स्पीच की थी। मैं समझती हूँ कि लोगों को अपने हसरतें जो है उनको इतनी जोर से बयान नहीं करना चाहिए कि सबकी हंसी निकल जाए, और ये समझना चाहिए कि हम तो बात कर रहे हैं इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, हमारी मईशत के तबाह हो जाने की, हमारे अवाम का मैंडेट छिन जाने की। आप तो उन 4 सीटों के लिए इस्तीफा मांग रहे थे जो आज भी आपके पास नहीं। सही। तो शौकत साहब, ये तो कोई दरार नहीं है PDM में, कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब बिल्कुल एक पेज पर मुत्तहिद हैं। ना मौलाना साहब के ना जाने पर पीपल्स पार्टी को कोई नाराजगी है, ना मियां साहब की वापसी का कोई मुतालबा है। आप लोग कल से एवं ये खबरें सर्कुलेट कर रहे हैं? ये अच्छा, मज़े की बात ये, मैं तो ये कहूँगा कि मौलाना को आज़ाद करो, मौलाना को हक दो। मौलाना के साथ आपने क्या किया है? मौलाना को PDM का सरबराह बना के आप कहते हैं हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, तो ये तो आप मतलब ये कि जाती कर रहे हैं ना, मौलाना के साथ भी जाती कर रहे हैं। और मौलाना जो है वो ज़रा प्लीज़ आप ये काम ना क्या करें ना, आप अपने बारी बोला करें, ये आपकी बड़ी अजीब आदत है। अपनी बारी आ जाती है, फिर दूसरों के बारे में आप बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मेहरबानी करें, देखें मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपका, तो ज़रा सब्र करें ना। इतना आपके अंदर
अगर वो है ना तो इस्तीफा दे देना, आपको रोका किसने? मुझे ये समझ नहीं आ रही। कहते जी का लीडरशिप के हवाले कर दिए। अच्छा, लीडरशिप के हवाले कर दिए तो अब इंतजार किस चीज की है? आप दे दे, आपके अंदर वो है, आ जाए। सेनेट इंतखाबात का इंतजार है शौकत साहब, इंतखाबात अभी लड़ने हैं ना, सेनेट में आपका मुकाबला करना है। देखें, सेनेट का इंतखाब भी हो जाए। देखें, यही तो मसला है ना इनका। ज़मनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, ये मुनाफिकत देखें ना। ज़मनी इलेक्शन में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इस्तीफा हमने जमा कर दिए। ये जो दूध की गाय इन्होंने पाली हुई है ना सिंध के अंदर, ये कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे। ये मेरे से लिख के आप ले लें। इनको रोका किसने? मैं ये पहले देखें, ये बड़े अपने आप को वो कहते हैं, इनसे ये पूछें कि नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में क्या कहा था, मौलाना साहब ने क्या कहा था। आज भी मुझे याद है अल्फाज दे कि मैं खुद अपनी ज़बान से, क्योंकि मैं बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा एहतराम करता हूँ, जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, तो ये बता देना कि हमने माफ़ कर दिया है, या ये सियासत में ऐसा होता है। ये दो चीज़ें बता देना। ये क्या जो नीचे वर्कर है वो वर्करों को आप कायल कर सकते हैं कि इन दोनों शख्सियात ने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या कहा था, किस तरह कंपेन चलाई थी? इस तरह कोई कंपेन चलाता है? तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से इन्होंने तो सियासत का जो सही जनाजा है ना, वो नवाज शरीफ ने निकाल दिया है। अब वो अपनी बारी आई तो वो बातें करते हैं। देखिए, हमने आज तक किसी की ज़ाती उस पर अटैक नहीं किया, ना हम करेंगे, ना करना चाहिए। मैं इस चीज़ का सियासत में कभी कायल नहीं हूँ। शौकत साहब, क्या आप अपने वर्कर को, शौकत साहब आप अपने वर्कर को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि जब ये हुकूमत आई तो पता नहीं था चीज़ों का, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता थे, 2.5 साल बाद पता चला कि तैयारी के साथ हुकूमत को आना चाहिए, उस वक्त तैयारी नहीं थी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर को कायल कर सकती है प्राइम मिनिस्टर के इस बयान पर? देखिए, वो तो हमारा मसला है ना, वो तो हमारा मसला है कि इमरान खान जो है ना, वो तो वाहिद शख्स है इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो लीडर है जो दिल में जो है ना वो बाहर बताता है। इनकी तरह मुनाफिकत नहीं करता है। वो जो इमरान खान की तरह, काश कि कोई सियासतदान पहले से पैदा हो जाता। लेकिन आप देखें कि कितनी मुश्किलात हैं। हमारे लिए ये हौसला अफजा बात नहीं है कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो सुकड़ रही है कोरोना की वजह से। वाहिद पाकिस्तान है जिसकी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये चीख है ना, ये रुलते रहेंगे। वो तो कहा कि मैं इनको रुलाऊंगा। एक बंदा और सबको रुला रहा है। आप देखें ना, बेचारों की समझ ही नहीं आ रही है। कभी एक जगह जलसा, कभी दूसरी जगह जलसा। जी हम ये करेंगे, वो करेंगे। भाई कर लो ना, अभी आपको किसने रोका है? महीना बाद करोगे, महीना पहले कर लो। महीना हमें क्यों दे रहे हैं आप? आपकी अपनी तैयारी नहीं है, आप अपना फेस नहीं कर सकते, लोगों को नहीं निकाल सकते, आपके पास वर्कर नहीं खड़े होते हैं आपके, क्योंकि आपकी जो पार्टियां मिली हुई है ना वो। अब मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, महमूद खान अचकजई वो निकले हैं कि जी मेरे साथ धांधली हुई है। उनकी सीट कौन जीता है? जेयूआई जीती है ना। तो धांधली जेयूआई ने की है, दोनों साथ बैठे हैं। तो अब मुझे बताएं कि इतनी बड़ी ये कैसे चले गई है? ये सिर्फ इमरान खान फोबिया, इमरान खान को हमें पसंद नहीं है जी, इमरान खान ने मुल्क का ये कर दिया, ये चीज़ सेलेक्टेड है। इससे तो कुछ नहीं होता है मेरे भाई। इलेक्शन होते हैं, जमहूरी प्रोसेस से लोग इलेक्ट होकर आते हैं। या तो फिर आप भी इस्तीफ़ा दे के आ जाए कि जी हमारी हुकूमत भी जाली थी और ये वफाक भी जाली है, चलो इस्तीफ़ा देते हैं, आ जाए ना। शुरुआत करने वहां से हुकूमत तैयार है इसमें इस्तीफों के लिए। चलिए, वो तो बिल्कुल सही इलेक्शन हुए। शैला साहिबा, अब फिर ये इनको इतना वक्त कल की जाती हुकूमत को, जिस हुकूमत को कल गिराना है उस हुकूमत को आज ही गिरा दें, ताकि ये मजीद 1-1.5 माह तक जो अवाम अगर बकौल आप लोगों के इस अजाब से निकल सके, महंगाई के अजाब से, इस मईशत का जो बुरा हाल हो रहा है वो बेहतर हो सके। वक्त क्यों दे रहे हैं इनको? डेडलाइन क्यों दी है? अच्छा, देखिए 11 जमातों का फैसला है, इनकी तरह नहीं कि इस्तीफे दे दिए और जब स्पीकर बुला रहा था तो सबके पांव जो थे ना उनमें मेहंदी लग गई। अब वो ये कहते हैं कि मरियम साहिबा कहती हैं कि स्पीकर इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं आपको सियासत बताती हूँ। एक तो ये कि वो इस्तीफे कोई आप लोगों की शरारत है, वो कंप्यूटराइज्ड हैं और हाथ के लिखे हुए इस्तीफे जो हैं वो रिक्वायरमेंट होती है, और हाथ का भी लिखा हुआ इस्तीफा उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि स्पीकर के सामने जाके वो ये करना कह दे कि ये मैंने लिखा है। तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है वजीर आजम की, ये उनकी बुरी नीयत हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है कि वो स्पीकर से कहेंगे इस्तीफा कबूल कर लो, वो स्पीकर पे दबाव नहीं डाल सकते। पहले तो एक बात ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा इस्तीफा एक ऑप्शन है हमारे बहुत सारे स्टेप्स में। आप कहते हैं हमें कुछ होता नहीं, अल्लाह को माने हर जलसे में आप लोगों ने क्या नहीं किया।
क्या नहीं किया मुल्तान जलसे में, गुजरावाला जलसे में, हर जलसे में कभी कंटेनर फंसा दिए, 2-2 घंटे का रास्ता कर दिया, इजाजत नहीं दे रहे और लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर उसके बाद खुद इज्तिमात कर रहे हैं और हमने कुछ किया ही नहीं। आपकी रैली निकलती है वो कोरोना से पाक रैली, पीटीआई के मुल्तान में हमारी रैली निकले तो गिरफ्तार। जमाते इस्लामी जलसा करे क्योंकि वो आपकी अलाई रह चुकी है, वो कोरोना से पाक जलसा, और उसी दिन हमारा वहां पे हो पेशावर में तो वो कोरोना से भरा हुआ। हम करें गुजरावाला में जलसा, उस पे एफआईआर, उसके बाद एसओपी पे अमल न करने पे, और हाफिजाबाद में। और अभी भी शैला साहब, जब अभी आप ये गुफ्तगू कर रही हैं, आज ही मर्दान में भी ऑपोजिशन की कई जमातों के मकामी रहनुमाओं पर रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज हुए हैं। यही मैं इनसे कह रही हूँ, ये बौखला नहीं रहे, ये रिलैक्स है। अभी कहा है ना इन्होंने, ये रिलैक्स है। अब ये एक और इन्होंने बात की कि ये ना फलां के लिए फलां ये कहता था, फलां के लिए फलां ये कहता था। हम कब कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथी हैं? हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, आपके सामने। वो ये कह रहे हैं कि बस वो जो माजी की जो सोच थी मरियम साहिबा की कि वो मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे प्लीज, मुझे बोलने दे। मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसलिए ग्लासेस हाथ में। इतना झूठ बोल के खुश होते हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा। अरे भाई, किसने लड़ा? हमने और पीएमएलएन ने एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा है। आपकी जमात ने बहुत सारे अननेचुरल अलायंस दिखाए। गिलगित 1 में उन्होंने 3 दिन पहले बंदा विड्रॉ करके मशीन बना दिया, जो कि गैर आईनी है, लेकिन उसका बहुत अरसे में फैसला आएगा। आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के बारे में ये कहा वो कहा। हाँ कहा, हम एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे। हमारे ये इतनी इमेच्योर उस वक्त पॉलिटिक्स थी कि ये मुकदमे बने जिनसे आज आप इमेच्योरिटी दिखा के खेल रहे हैं। लेकिन आप तो आज के दौर में चपड़ासी कहते हैं जिसको, उसको आपने वजीर दाखिला बना दिया, जिसको आपने का सबसे बड़ा डाकू, उसके घर जाके कहा। इतने आप उतावले हैं, इतने लालची हैं इस हुकूमत के कि आप जाके कहते हैं कि मुझे उस डाकू जैसा समझे उसके बड़े भाई से। तो आप क्या चीजें हैं? आप तो खुद भी नहीं मालूम, दूसरों के ऊपर बात करते हैं, मईशत की बात कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में इतना इजाफा करने के बावजूद भी कुछ परसेंट, कुछ आप की एक्सपोर्ट नजर आनी शुरू नहीं हुई, अपने हिसाब में बढ़ी है। इंपोर्ट आपने बंद कर रखी है, रॉ मटेरियल हम ले नहीं रहे, जिसकी वजह से महंगाई में इतना इजाफा है। ऑयल की क्या कीमत है? आटा चीनी चोर आपके पास बैठे, दवाओं का चोर आपके पास बैठा हुआ है। अब फिर पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनका बढ़ रहे हैं। दूसरों के जमाने में असद उमर जो है वो परसेंटेज निकालते थे कि इतना लिया जा रहा है, आज आप कितना ले रहे हैं? और आपको तो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने पहले पीआईए से 2500 लोग निकाले, फिर उसका भट्टा बिठाया 262 पायलट के खिलाफ बयानात देके। अब आपके अपने मुल्क की दरवाजे बंद हो रही हैं। स्टील मिल से आपने लोग निकाले, रेडियो से आपने लोग निकाले, रेलवे तबाह करने वाले को वजीर दाखिला बना दिया, रेलवे से आपने लोग निकाले। जो बाहर एक ट्रेन चल रही थी, नए डब्बे लगा के सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये जो है ना सर्कुलर ट्रेन चल रही है। इन सब चीजों का एतराफ तो प्राइम मिनिस्टर ने कर लिया ना कि तैयारी नहीं थी उनकी, 2.5 साल बाद उन्हें अंदाजा हुआ। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी तैयारी नहीं थी, आप तो खिलाड़ी रह चुके हैं ना, नेट प्रैक्टिस और ये सब आप करते थे। जब आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने सेलेक्टर से क्यों नहीं कहा कि हमारी तैयारी नहीं है? चंद ही दिनों में आपका फाइनेंस मिनिस्टर फेल हो गया, आपने दूसरा लगाया जो कि इलेक्टेड नहीं था, और फिर उसके बाद आपके पास कोई इंफॉर्मेशन के लिए चलें, जो चार्जशीट है इस पर शौकत साहब के जवाब लेते हैं। आप जरा ये बता दें कि अब किस बात पे है? अगर शौकत साहब आ रहा हूं, रुकिएगा जरा। अगर शैला साहब, नून लीग और मौलाना साहब यकुम को अगर नहीं मानते सेनेट इंतखाबात लड़ने पर, तो फिर पीपल्स पार्टी का आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? फिर आप लोग उनकी बात पर कायल हो जाएंगे या फिर अपने कहीं अलग से लड़ेंगे इलेक्शन? अब मैं आपके सपोज पे तो दुनिया नहीं चला सकती ना। अब तक जो है वो इनको ये खबर दे दे कि आपकी लाख हसरत, ख्वाहिश, तमन्ना सबके बावजूद पीडीएम यूनाइटेड है। फिलहाल आप अपनी फिक्र करें। एक भी एनपी निकल चुकी, एक भी एनपी नाराज है, पीएमएलक्यू अलग नाराज है और एमक्यूएम अलग नाराज है। आप देखिए हुकूमती माजून जो एमक्यूएम से आज मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी के वफ्द की, क्या मुलाकात पीडीएम की तरफ करना चाह रहे हैं? उनको क्या कोई दावत दी है उनको या कोई ऑफर की है हुकूमत से निकलने के लिए? क्या बातचीत हुई है उसको? हाँ देखिए, एमक्यूएम जब हमारे ज़माने में बिजली की कीमतें बढ़ी, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमतें हाईएस्ट लेवल पे थी, 3 दफ़ा उन्होंने हमारी हुकूमत छोड़ी। आज आप देखें, लेकिन वो मजबूर है।
फिर आप देखें कि वो इतने मजबूर हैं कि K4 जिससे कराची का पानी वाबस्ता है, 2 साल से इन्होंने एक पाई नहीं दी, वो नहीं बोले। S2 S3 पे वो नहीं बोले। जो बहुत सारे मंसूबे फेडरल के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चल रहे, उसमें इन्होंने पैसे नहीं दिए, रोके में, वो नहीं बोले। लेकिन सेंसस पे अब अगर वो बोले, थोड़ी सी उन्होंने हिम्मत दिखाई है, तो हम तो उनसे कहेंगे ना कि आइए जनाब, सिर्फ यही नहीं है, 229 रुपए बजट में कम थे, 65 बिलियन 229 बिलियन बजट में कम थे, 65 बिलियन इस क्वार्टर में कम है। और ये जो फैसला इन्होंने सेंसस पे किया है, ये CEC का हक था, CEC में पड़ा हुआ था, कैबिनेट का राइट नहीं था। तो हम उन्हें बताएंगे ना, हमारा तो काम है राय आमा हमवार करना। पहले हमने राय आमा हमवार की जलसों से, तो इनका याद है। ठीक है, तो अब शौकत यूसुफजई साहब, ये आप पीडीएम की दरार और पीडीएम की कमजोरी की तो बात कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों को पहले आप संभाल लें। आज MQM जो पिछले हफ्ते आपसे नाराज भी थी, वो मिली है पीपल्स पार्टी से। काफ लीग वाले 2 हफ्ते पहले आपसे नाराज रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर को खुद उनको मनाने जाना पड़ा था। तो अपने इत्तेहादियों को आप संभाल लें, पीडीएम की छोड़ें। मेरे ख्याल से दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश होना चाहिए। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये जो होता है ना, इत्तेहाद जो होता है ना, ये दूसरी पार्टियां होती हैं, डेफिनेटली उनके इश्यूज़ होते हैं, उनके मसाइल होते हैं। वो जब अपने इश्यूज़ ज़ाहिर है, उनको भी तो अपने जो आवाम होती है, जो वोटर्स होते हैं, उनको मुतमईन करना होता है। तो कभी कभी वो बयान दाग देते हैं, लेकिन ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। जो इन्होंने भी तो एक बात तस्लीम कर ली कि हम इमैच्योर थे, तो इमैच्योरिटी में इन्होंने 2-2, 3-3 बारियां ली और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आज इनको इमैच्योरिटी याद आई कि आज हम मैच्योर हो गए हैं। शायद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बेनज़ीर को जो लोग गालियां देते थे, आज ये समझते हैं कि वो इमैच्योर था, मैच्योर हो गया, खैर हमने माफ़ कर दिया। ये तो मुझे पहली मंतक नज़र आई कि ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी शख्सियत को गालियाँ पड़ती थी, वो आज सही हो गए, सारे लोग ठीक हो गए। अच्छा हुआ इनकी सियासत बदल गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन देखें, आज जो है ना, इनके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि जी फ़लाँ साहिबा, फ़लाँ साहिब, फ़लाँ, ये बड़ी अजीब सी लग रही है मुझे। लेकिन एनी हाउ, ये अच्छा हुआ कि सियासत में इन्होंने कुछ सीख लिया और हम तो रिलैक्स हैं, रियली हम रिलैक्स हैं, वी आर एंजॉइंग। हम इनकी हरकतों को देख के हम एंजॉय कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को घसीटने की बात करते थे, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम पेट फाड़ कर निकालेंगे। आज माशाल्लाह सारे इकट्ठे। और ये मुझे इस बात पे खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा जो बात करता है वो करके दिखाता है। उन्होंने हमें कहा था ठीक है कि इंशाल्लाह एक दिन हुकूमत, आप कह रहे हैं कि रिलैक्स है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, गुफ्तगू कर रहे थे और शौकत साहब भी कह रहे हैं इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स है, उसे कोई टेंशन नहीं है। पीडीएम की तहरीक चल रही है और बकौल उनके कि पीडीएम में अब आहिस्ता आहिस्ता दरारें भी पड़ रही हैं और अब पार्टियां अपने अपने मफादात के लिए अपनी अपनी बात वहाँ करती दिखाई दे रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ नैब की कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे। कल ख्वाजा आसिफ साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, उनको एहसन इकबाल की रिहाइशगाह के बाहर से नैब ने गिरफ्तार किया। आज उनका 1 रोज़ा राहदारी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। नैब ये गिरफ्तारियां तो कर देती है, लेकिन उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन इतनी कमज़ोर होती है कि कहीं कुछ साबित नहीं हो पाता। एक ब्रेक के बाद राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे, इस पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल एहसन इकबाल की रिहाइशगाह के बाहर नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया। फौरी तौर पर उन्हें रैब रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। आज उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां उनका 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। ख्वाजा आसिफ इससे पहले कई बार नैब की पेशियों पर पेश हो चुके थे और जब भी उनको बुलाया जाता था वो जाते थे, वहाँ पर सवालात के जवाब देते थे। और इससे पहले भी हमने देखा कि 1 साल पहले एहसन इकबाल साहब को भी गिरफ्तार किया गया था और 1 साल बाद उन पर रेफरेंस दायर किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, मिफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, शर्जील मेमन इस वक्त ज़मानत पर मौजूद हैं। ये तमाम वो रहनुमा हैं अपोजिशन जमातों के जिनको वक्तन फ़वक्तन नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक किसी भी रहनुमा पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। नैब अपने रेफरेंस में जो नुकात शामिल करता है उस पर इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है कि सालों के हिसाब से ये तहकीकात चलती रहती हैं और फिर ज़मानती भी हो जाती हैं और फिर अपोजिशन के रहनुमा हमें आज़ाद भी दिखाई देते हैं। तो अगर तो कहीं कोई ऐसे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं तो फिर जल्द अज जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द अज जल्द ये केसेस ख़त्म होने चाहिए और अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने चाहिए, वरना नैब की कारकर्दगी पर ये सवालात खड़े होते रहेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। राजा आमिर अब्बास हैं, साबिक डिप्टी
प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। राजा आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो कल गिरफ्तारी हुई ख्वाजा आसिफ साहब की, वो तो बड़ा रवानी के साथ बहुत ही ताउन कर रहे थे नैब के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर पेश भी हो रहे थे पेशियों पर। फिर ये इस तरह गिरफ्तारी तो हो जाती है, नैब क्या जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लेती है, फिर अदालत से ज़मानतें हो जाती हैं, फिर नैब पर इल्ज़ाम तराशियाँ अपोजिशन की जानिब से की जाती हैं। तो ये क्यों नैब इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करती है सर? देखिए अरबाब, इसमें एक समझने की है, आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जी बहुत से केसेस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाद में ज़मानतें हो जाती है, प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन में कुछ ज़ख्म रह जाते हैं, कुछ कमज़ोरियां होती हैं। लेकिन नाजरीन को एक बात मैं बताता चलूं कि दो तरह के केसेस होते हैं नैब में। एक केस है कि जिसमें उन्होंने कहना है कि जैसे LNG का केस है, जैसे एहसन इकबाल का केस है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और उसके नतीजे में किसी को दिया गया, या जैसे शहबाज शरीफ के केसेस हैं कि वो वज़ीर आला थे और उन्होंने किसी को फ़ायदा या अपनी कंपनी को फ़ायदा दिए। एक केसेस होते हैं कि जिसमें एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है और उसको जो उसने असासे अपने बनाए हुए हैं और जो डिक्लेयर किए होते हैं और जो उसके बच्चों के नाम पे या किसी भी बेनामी के नाम पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। तो उसके बारे में सियासतदान जो सबसे बड़े हैं, जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो ऑलरेडी 10 साल की सज़ा उसी असासे जात के केस में भुगत रहे हैं, उन्हीं एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स के बारे में, जिनके बारे में उनसे पूछा गया कि जनाब ये प्रॉपर्टीज़ आपके बच्चों के नाम पे हैं, तो आप इसकी रसीदें दे दें, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आप बताइए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, क्या आपके कारोबार का था या आपका एग्रीकल्चर लैंड थी, क्या थी? तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ये तो कतरी नहीं दिया। अब इसी अंदाज में ये केस भी दीगर केसेस से थोड़ा जुदा है कि ख्वाजा आसिफ के जो एसेट्स थे आज से कोई 10 साल पहले या 15 साल पहले वो बहुत कम थे, लेकिन एकदम से 120 मिलियन पे अगर वो चले जाते हैं, तो चूंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनसे पूछा जा रहा था और आपने कहा कि वो हर पेशी पे जा रहे थे। देखिए, पेशी पे आप चाय पीने के लिए नहीं जाते, पेशी पे जब आपको नैब बुलाती है तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो पैसे हैं, या एक कंपनी है उन्हीं के किसी फ्रंटमैन की, कि इसमें इतने करोड़ों रुपए आ रहे हैं, आप बताइए कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी मुझे 13 करोड़ रुपया, तो वो UAE में किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, तो उन्होंने तनख्वाह की मद में दिए। अब तनख्वाह की मद में पैसा अगर आता है किसी भी फर्म से, आप भी मुलाजिम हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है कि जब आपको आपका चैनल पैसे देता है तो वो किसी बैंक के ज़रिए, किसी चेक के ज़रिए आपके अकाउंट में जाता है। लेकिन जब उनके अकाउंट से पूछा जाता था तो वो कहीं साबित नहीं हो रहा था कि वो कंपनी उनको इतने करोड़ रुपया दे रही थी किसी जो तनख्वाह की मद में। लेकिन जो हमारा कानून है, ये आसान से केस बड़े मुश्किल क्यों नैब बना रही था, मैं ये आपसे जानता हूं। जरा राजा साहब इस पर जरा डिटेल से बात करते हैं। राना नून लीग के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, ज़ाहिर है नून लीग इसको इंतकामी कार्रवाई कह रही है। कल मरियम साहिबा ने भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को ऑफर की गई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ दें, उनके नज़रिए से, बयानी से पीछे हट जाएं तो उनका केस 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये ऑफर्स कौन कर रहा था राना साहब? फिर बताएं लोगों को ताकि पता चले सबको। नहीं, मुझे तो इसका नहीं पता कि किसने ये ऑफर की और क्या बात हुई, लेकिन ये तो मरियम भी बता सकती हैं। मेरे साथ तो ख्वाजा साहब ने कोई बात ऐसी नहीं की। लेकिन मैं एक गुजारिश करूँ, जो आप, मैं राज साहब को सुन रहा था, राज साहब माशाल्लाह बड़े काबिल आदमी हैं, वैसे भी साइड बैठ के ये प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, वहाँ पे इनको काफ़ी अबूर हासिल है। लेकिन राज साहब को इसमें शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट आदमी है कि ये जो है ये बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और एंगुलर केसेस है। अच्छा, PMLN का अगर था वो फिर क्रॉस का बोर्ड होना चाहिए और उसमें किसी को भी ये नहीं डाउट होना चाहिए, ये क्रेडिबिलिटी जो नैब की है वो बरकरार रहनी चाहिए। जी हाँ जी, ये क्रॉस का बोर्ड कर रहा है और ये कैबिनेट के लोग जो है, सिटिंग मेंबर्स या कोई और लोग हैं, बहुत सारे केसेस हैं, मेरे से ज्यादा ये बेहतर जानते हैं। सही। लेकिन एक भी उनको बेल आउट किया जाता है, उनका NRO दिया जाता है, कुछ किया जाता है। लेकिन राजा साहब, 27-28 साल पहले ख्वाजा आसिफ साहब के पास जो एसेट्स थे वो कोई 50-51 लाख के करीब थे। अब अगर 28 साल बाद वो अरबों में हो गए, तो वो अगर एक इदारा उनसे सवाल पूछ रहा है तो वो जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, कागजात। मैं उस पर आने लगा था। जी जी, जो ख्वाजा साहब के एसेट्स हैं उसका काफी देर का उनके जो मद्दे मुकाबले हैं, उस्मान डार साहब वो पलंदा लेके फेंकते रहे हैं, फिर वो उन्होंने कामा पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको डिस्क्वालीफाई कराया, फिर वो
नवाज शरीफ साहब की वही प्रेसिडेंट थे जो उनका हुआ था। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट खाई साहब गया तो उन्होंने उनको अलाउ किया कि आप इलेक्शन लड़ें। उसके बाद उन्होंने इस पे गया कि जी एसेट्स हैं इनके बियॉन्ड मीन, तो उसको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिए, तो उन्होंने ये केस भी उसकी जजमेंट दे दी। अब उनको इस्लामाबाद जो पिंडी नैब है वो बुलाता रहा पिछले 1 साल से, और ये जाते रहे, अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते रहे और सारे जितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी वो देते रहे। और उसके बाद काफी अरसे बाद कोई 2, 4, 6 महीने बाद लाहौर नैब ने बुला लिया। वहां पे भी वो काफी 7-8 पेशेंट जाती रही और वो कहते रहे कि ठीक है ये चीजें आपकी ठीक है, और वो सारा काम खत्म हो गया या ठंडा पड़ गया या उसको मजीद पेशरफ नहीं हुई। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वजह से फिर एंटी करप्शन जो पंजाब है वो दायरा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जो उधर पंजाब में है वो सही, उनको कहा गया कि आप कुछ करें। जो इस वक्त पंजाब में सारे MNA MPs की वो खोज लगा रहे हैं और मैसिव किस्म का क्रैकडाउन किया हुआ है हर एक का, और वो जाते हैं कोई चीज मिल जाए, कोई इंक्रोचमेंट मिल जाए, कोई जमीन को सरकारी किसी जगह पे हो। तो खालिद साहब पे भी रजिस्टर्ड केस उन्होंने किए 1 या 2, जिसका मुझे ठीक है। अब चले मैं राजा साहब से जानता हूँ कि वो आपसे फिर एग्री करते हैं। मेरी मुकम्मल बात तो सुन ले आप। इतना केस तो हम पे हमारे बंदे बना हुआ है। आज बताइए। तो अभी ऑल ऑफ ए सडन वहां से उन्होंने बेल करा ली, ऑल ऑफ ए सडन उनको इस तरह ये इन्होंने नैब के वो कल मीटिंग में तो पकड़ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि उनका जो आप कह रहे हैं कि 51 मिलियन या कितना है, खालिद साहब एक बैंकर हैं बुनियादी तौर पे, और ओवर द पीरियड उन्होंने छोटे मोटे चीजें करके कोई सिलसिले करके वो एक चीजें बंदा करता है अपनी प्रोग्रेस के लिए। उनका मैं नहीं समझता कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई नजायज बात है जिससे वो जवाब नहीं दे सकते। डॉक्यूमेंट है, और ये जो कंपनी की बात करते हैं उसका तो मुझे पता है कि वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उससे वो सेटिस्फाई थे। अब 13 करोड़ की बात करते हैं, 13 करोड़ के सही। चलें इमरान साहब, अगर ये असासे जायज है फिर तो ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। राजा साहब से भी जरा इस पर थोड़ी टेक्निकल चीज़ें में जानूं। राजा साहब, एक तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले पॉइंट से आप एग्री करते हैं राना साहब के, और फिर क्या ये वाकई इतना सादा और आसान केस है तो फिर तो बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए? देखिए, राना साहब की बात में बहुत वजन इस हद तक है कि जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। अब यही वो बात थी कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई थी जस्टिस मकबूल बाकर की, और उसमें इस तरफ कहा गया था, पॉइंट आउट किया गया था कि नैब कहीं पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं करती, और नैब का माजी हमने देखा है कि पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग उसमें रही है। और नैब अगर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के अगर केसेस देख रही है तो फिर बिल्कुल राना साहब वजह है कि जी वो BRT का केस या जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके केसेस वो भी नैब को देखने चाहिए। और अगर ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट किया जा सकता है, जिनके अभी जो एसेट्स हैं उनका वो पैमाना नहीं जो कि मौलाना फजलुर रहमान के जो एसेट्स अनर्थ हुए हैं उसके अरबों रुपए के एसेट्स हैं, तो नैब को फिर यहाँ पे ये नहीं हो कि मौलाना धमकी लगाते हैं तो फिर अरेस्ट नहीं किया जाता, मरियम बीबी वहाँ के पथराव करती है तो अरेस्ट नहीं होता, और ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें हम इस चीज़ को ज़रूर कह सकते हैं कि नैब के अदारे की जो परफॉर्मेंस है या जिस अंदाज में वो केसेस को बनाता है, ऑल दो केसेस की जो हद तक बात है वो जवाबदेह उन्होंने होना है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि चूंकि उसके खिलाफ केस नहीं बन रहा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन यही चेयरमैन जो इन्होंने लगाया था, तो चेयरमैन की ये ड्यूटी बनती है कि वो अक्रॉस दी बोर्ड वाला तासुर ना सिर्फ सियासतदानों से आ रहा है, अदलिया से भी बारहा ये बात आई है कि नैब की जो परफॉर्मेंस है या जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक रह गई है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक करप्शन के केसेस होते हैं जिसमें किकबैक्स, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जिसमें यह होता है कि आपने फलानी कंपनी को भेजा, टेंडर दे दिया, या ये हाउसिंग स्कीम में आप इन्वॉल्व हैं, ये तो डिफरेंट हैं। लेकिन इसमें सेक्शन 14 जो कहता है वो सिंपली कहता है आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ये परफॉर्मा लीजिए, आप खुद से बताइए आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम इतनी है तो ये बताएं कि ये जो आपने प्रॉपर्टीज बना ली हैं इसकी सोर्स बता दें। अगर वो सोर्स बता दिया तो मैं समझता हूं इनको हाई कोर्ट अभी ही चला जाना चाहिए और हाई कोर्ट में कहें कि जनाब हमने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये रसीदें दे दी हैं,
और हमें नैब बिला वजह अरेस्ट किए हुए है। जैसे कि हमें याद है कि मियां नवाज शरीफ के केस में, ठीक है, चलें, तो फौरी तौर पर आप कह रहे हैं ज़ाहिर इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद। ज़ाहिर नैब अपोजिशन रहनुमाओं को बड़ी जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लेती है और बाद में फिर उन पर केसेस से मुतालिक जो इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात का सिलसिला वो बड़ा स्लो होता है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत के ऊपर केसेस हैं, जो जिन स्कैंडल्स में हुकूमती लोग मुलव्विस हैं, वहाँ पर कहीं कोई गिरफ्तारी देखने में नहीं आती, कोई पेशरफ्त उन केसेस में नहीं हो रही, चाहे वो आटे का स्कैंडल हो, वो चीनी का स्कैंडल हो, दवाओं का स्कैंडल हो। तो एक जानिब नैब को उधर भी नज़र रखनी चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड में पहले टेस्ट में बुरा हाल हुआ। मुकाबला पाकिस्तानी टीम ने बेहतर किया लेकिन फिर भी उसे शिकस्त हुई। T20 सीरीज़ टीम पहले ही हार चुकी है और ICC ने जो पिछले एक डेकेड की तीनों टीमों का ऐलान किया, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 शामिल हैं, उसमें कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी जगह ना बना सका। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम के साथ वही हुआ जिसकी किसी हद तक तवक्को भी जाहिर की जा रही थी। पहले T20 सीरीज में टीम को शिकस्त हुई और उसके बाद पहले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी टीम शिकस्त से दो चार हुई। गो के फवाद आलम ने एक तवील अरसे बाद जब अपना कमबैक किया तो एक बार फिर वहाँ उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और शायद वो अगर थोड़ी देर और क्रीज पर स्टे कर जाते तो पाकिस्तान ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो जाता। लेकिन बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी पेश की और ये पहला टेस्ट मैच अपनी टीम के नाम कर लिया। पाकिस्तान ने कहां इस टेस्ट मैच में और ओवरऑल जो खामियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है और जो पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम है क्या उसको भी मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो मिर्ज़ा साहब, ये पहले टेस्ट मैच में हम बहुत करीब थे ड्रॉ करने के, कहाँ कमी रह गई? फवाद और रिजवान अगर थोड़ा सा और स्टे कर जाते तो पाकिस्तान इस मैच को बचा सकता था, लेकिन हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया। तो कलेक्टिव एफर्ट को आप कैसे देख रहे हैं टीम की? देखिए अरबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक तो 5वें दिन पाकिस्तान के लिए मौका था, लेकिन जब आज अजहर अली से हम तवक्को कर रहे थे लेकिन वो आज जल्दी आउट हो गए। 75 पे पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जल्दी हार जाएगा। लेकिन जिस तरह की बैटिंग की फवाद आलम ने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर 165 रन की पार्टनरशिप, और जब ये दोनों स्कोर 240 तक ले गए और 4 खिलाड़ी आउट थे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ड्रॉ भी कर सकता है और अगर विकेटें हाथ में रही तो आखिरी ओवर में मारधार से भरपूर बैटिंग करके जीत भी सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था अरबाब, 34 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई जिनमें फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान जैसे बैट्समैन शामिल थे और उसके बाद पाकिस्तानी टीम संभल नहीं सकी। मैं समझता हूँ एक तो हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो नाकाम रहा है, हमारे ओपनर जो है वो नाकाम रहे। आबिद अली जो यहाँ पाकिस्तान की बेजान विकेटों पर या मुत्तहिदा अरब अमारात में अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन वो वहां की विकेटों से एडजस्ट नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड में 60 रन स्कोर किए थे एक टेस्ट मैच की इनिंग्स में। फिर शान मसूद जिन्होंने इंग्लैंड में मैनचेस्टर टेस्ट में 156 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, उसके बाद से मुतवातिर वो नाकाम हो रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर जब जल्दी आउट हो जाता है तो फिर प्रेशर नीचे वाले बैट्समैनों पर पड़ता है। और अजहर अली की भी आप एग्जांपल ले लें, कभी तो अजहर अली रन स्कोर करते हैं और कभी रन स्कोर नहीं करते, तो मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आई। और मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना जो है उससे प्रेशर पड़ा। आपके पास मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ही नहीं है अरबाब। आप देखें मोहम्मद रिजवान 6ठे नंबर पर बैटिंग के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं जिनसे आप टेस्ट मैच खेल लें, ऐसा होता नहीं है। तो मैं समझता हूं ये खामियां थी, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि फवाद आलम जिन्होंने 13 जुलाई सन 2009 को जब उनका डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका के खिलाफ और उसके बाद 11 बरस बाद उन्होंने सेंचुरी बनाई है। आज तक मैं देख रहा था टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने 11 साल के वक्फे के बाद सेंचुरी बनाई है, तो ये रिकॉर्ड हो गया। और फवाद आलम को जिस तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा है, जो भी कप्तान थे, चीफ सेलेक्टर्स थे, सबने नजरअंदाज किया, लेकिन उसका सब्र जो था वो बिलाखिर उसके काम आया और आज वो सुरखरू हुआ। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की उसकी परफॉर्मेंस थी। चले, और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल भी हमें, जमरान ये जो पहला टेस्ट अब रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड तो यही था जाहिर है कि मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के पिचेस पर सर्वाइव करना पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए, लेकिन यूनुस खान, मिसबाहुल हक आपके मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, 2 वो बड़े नाम जो कि अभी चंद साल पहले तक मिडिल ऑर्डर का बोझ उठाया करते थे, तो उनकी मौजूदगी भी क्या जो हमारे इस वक्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको इतना एतमाद नहीं दे पा रही, इतना उनको ट्रेन नहीं कर पा रही कि वो इन विकेटों पर पाकिस्तान बहुत पहले पहुंच गया था, न्यूजीलैंड एडजस्ट नहीं कर सका? देखिए
मेरे ख्याल से मैनेजमेंट इतनी बड़ी है और सबसे ज्यादा अफसोस वाली बात ये है कि मैनेजमेंट खिला नहीं पा रही कि 11 हमने प्लेयर्स कैसे खिलाने। अब इस बैटिंग लाइनअप के साथ फॉर्म में नहीं है कोई बैट्समैन आपका और 5 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं। तो मैंने टॉस से पहले कहा था कि प्रॉपर 6 बैट्समैनों के साथ जाते और न्यूजीलैंड में जाना भी चाहिए। हमारी बैटिंग लाइन इतनी फॉर्म में नहीं है जैसे न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है या इंडिया की है या ऑस्ट्रेलिया की है। वैसे हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। एक था बाबर, वो इंजर्ड हो गया जिसकी वजह से बैटिंग लाइनअप स्टेबल थी। तो अब 5 बैट्समैनों के साथ खेलना, अब ये टेस्ट मैच आप देखें कि 6 बैट्समैन होते या हम जीतने की पोजीशन में होते या ड्रॉ की पोजीशन में होते। ये दोनों में से एक होना था, हारने की पोजीशन में नहीं होना था। जैसे न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की है, टाइम लिया, वो हमारी फेवर में गया। फिर दूसरी आप देखें कि बैटिंग में हमारे पास फॉर्म में स्टार्ट अच्छा नहीं मिल रहा। अजहर अली वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जो आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी मैनेजमेंट को कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कैसे बनाना, 11 कैसे प्लेयर्स बनाने हैं। बॉलिंग में हम लोगों ने बॉलिंग क्या चलानी है आपकी। कामरान, जो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे वो भी तो ज़ाहिर उसी विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। पहले जो इनिंग थी उसमें 1 सेंचुरी 3 निस्फ सेंचुरियां बनी, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 2 निस्फ सेंचुरियां बनाई। उनके पूरे टॉप ऑर्डर ने 6 के 6 बैट्समैन उन्होंने परफॉर्म किया है। देखिए उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी तो देखें वर्ल्ड क्लास हैं। रॉस टेलर जैसे, के विलियमसन जैसे बैटिंग कर रहा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मेच्योरिटी है उनकी, कंडीशन में वो खेलते हैं, यूज टू है। हम लोग यूज टू नहीं है वैसी बाउंसिंग पिच पे, स्पिनिंग पिच पे। अगर हम लोग पहले पारी कर रहे होते तो शायद हम 100 भी ना करते। एक चांस मिला था, हमारी बॉलिंग वो परफॉर्म नहीं कर रही। एक इनिंग में परफॉर्मेंस कर ली हम लोगों ने, दूसरी नए बॉल पे आउट कर ली है तो दूसरे स्पेल में आके आउट भी होने। तो ये हमारी वीकनेस है, ये देखना पड़ेगा। और हम लोग ये पाकिस्तान की टीम है, ये अकेडमी बनाई हुई है कि सब प्लेयरों को खिलाते जाना, सीखना इधर आके है। सही, चलिए कानून प्रोसेस हमारा डोमेस्टिक है, आपकी तरफ खिला के वापस, तो ज्यादा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा मिर्जा साहब। तो ये यासिर शाह एक अरसे से पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, दुबई में बड़े उन्होंने मैचेस भी जिताए, लेकिन अब वो सिर्फ वो जो माजी में फतवा दिला चुके उसी की बुनियाद पर अब टीम का हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग भी इतनी मौसर नहीं दिखाई दे रही। 450 न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में स्कोर कर दिया। देखें, कामरान अकमल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने एकेडमी बनाई हुई है कि हम प्लेयर्स को लाते हैं। अब नसीम शाह को वकार यूनुस साहब ले आए कि वो बड़ा पोटेंशियल है। आप देखें कितनी इरेटिक बॉलिंग की, वो पिटाई उनकी बहुत हुई। अब वो यहाँ पर पाकिस्तान में जो थे वो जब आए थे तो 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार थी, लेकिन न्यूजीलैंड में 130 125। तो उनकी बॉलिंग में नहीं। हमने एकेडमी बनाई, हम यंगस्टर्स को फौरन झोंक देते। और एक और चीज जो बुनियादी चीज है अरबाब, वो ये है कि आप कंपेरिजन करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बैटिंग का, उनका रन रेट बड़ा अच्छा था। मतलब हम लोग बैटिंग कर रहे हैं 2 रन फी ओवर की रन औसत से, और जिस तरह से टॉम ब्लंडल ने और जिस तरह से टॉम लेथम ने बैटिंग की, 111 रन की जो पार्टनरशिप थी, 42-43 ओवर में 111 रन कर दिए। हम इतना स्लो खेलते हैं, फिर विकेटें गिर जाती हैं तो हम पे दबाव बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है और करने की जरूरत है, लेकिन कौन करेगा? जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। पाकिस्तान क्रिकेट जिस अंदाज से चलाई जा रही है उससे तो फिर यही नताइज बरामद हो। ठीक है, और 2 रोज पहले अब कमरानी जो आईसीसी ने एक डेकेड ऑफ द टीम का ऐलान किया है, उसमें टेस्ट टीम, वनडे टीम, T20 टीम, कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं शामिल किया गया। जबकि सईद अजमल, उमर गुल जिस तरह की T20 में बॉलिंग कर चुके, जो उनके स्टैट्स हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक चॉइस होने चाहिए थे। आईसीसी का रवैया ये मुतासिबाना है या ये टीम्स का जो ऐलान हुआ है इसको आप समझते हैं कि मेरिट पर है? विराट कोहली 3 टीमों में शामिल हैं, महेंद्र सिंह धोनी 2 टीमों में शामिल हैं, रविचंद्र अश्विन उसमें शामिल हैं। देखिए ये बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। ये पूरा प्रोटेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हमारे पास बहुत बड़े बड़े लेजेंड आए हैं। 10 साल की टीम में, टेस्ट टीम में यूनुस भाई ना आए जिन्होंने 10,000 रन किए, 300 किया हुआ, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है। T20 में हमारा सईद अजमल ना आए, उमर गुल ना आए, शाहिद अफरीदी ना आए या बाबर आजम ना आए, तो ये ज्यादती वाली बात है। ये मेरे ख्याल से T20 में, वनडे टीम में हमारा बाबर आजम आता है, सईद अजमल आता है, उमर गुल आता है। उसकी परफॉर्मेंस कम है T20 से, मुझे बताएं जितनी उसने परफॉर्मेंस दी है। तो ये चीजें देखने वाली पाकिस्तान टीम को। इस पे बहुत मेरे ख्याल से बड़े अफसोस की बात है कि हमारा कोई प्लेयर्स नहीं है। यूनुस भाई टेस्ट मैच में आते हैं, सईद अजमल टेस्ट मैच में आता है, यासिर शाह आता है टेस्ट मैच में, उसने जैसे फास्टेस्ट 200 आउट की है। देखना चाहिए था आईसीसी को, हर टीम हर कंट्री से प्लेयर्स लेते जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं 10 सालों में। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 मैंने नाम दिए, ये डिजर्व करते थे इनमें कोई आना, किसी भी टीम में आना जरूरी था पाकिस्तान का प्लेयर। तो ये आईसीसी को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम है, किसी मोहल्ले की टीम नहीं है। ये नाम है, चैंपियंस टीम है, 92 का वर्ल्ड कप है, T20 चैंपियन है हम लोग। तो हमारी रैंकिंग में
नंबर 1 रही है T20 में, तो इसको देख के सामने रख के टीम बनानी चाहिए। ठीक है, तो मिर्जा साहब ये क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस था जो आईसीसी ने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया, जबकि कुछ 18 माह तक तो पाकिस्तान T20 की नंबर 1 क्रिकेट टीम रही है, मुस्तकिल बुनियादों पर सीरीज जीतती रही है, स्टैटिस्टिक्स भी बड़े जबरदस्त हमारे प्लेयर्स के, खासतौर पर बॉलिंग में तो बहुत ही जबरदस्त है सईद अजमल, उमर गुल के। देखिए अरबाब जहांगीर, मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात आजकल जो आईसीसी के रुकन ममालिक हैं उनसे ज्यादा अच्छे नहीं है। भारत के साथ देख लें, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर अभी जो आईसीसी के चेयरमैन का इंतखाब हुआ, न्यूजीलैंड के जो खड़े हुए थे ग्रेगरी, उनके अगेंस्ट हमने इमरान ख्वाजा को जो सिंगापुर के थे उन्हें हमने सपोर्ट किया। तो इसका मतलब है हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। दूसरे, आईसीसी अब 22 बन गई है, अपनी आंखों पर उन्होंने पट्टी बांधी हुई है। आप टीम का इंतखाब करने जा रहे हैं 10 साल की, आपको ये नहीं पता कि किसने क्या परफॉर्म किया है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मनोज सुहानी है जिनका ताल्लुक भारत से है, और भारत चूंकि स्पॉन्सर सारे भारत लाके देता है। आप देखें, चाहे आईसीसी वर्ल्ड कप हो, चाहे वर्ल्ड T20 हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, मेजर स्पॉन्सर जो है वो भारत लेकर आता है। तो इसकी वजह से उसकी डोमिनेंस भी है और वो आईसीसी में डोमिनेट भी कर रहा है। हमारे लोग ताल्लुकात बेहतर बनाने के बजाय बस कमेटी के चेयरमैन बन गए, एहसान मानी साहब फाइनेंस कमेटी के, हम उसी में खुश हैं, और हमारे साथ क्या हो रहा है सब लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल में आवाज बुलंद करनी चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी, और आईसीसी की मीटिंग में जाकर ये मामला उठाना चाहिए कि ये सरासर ज्यादती है। स्टैट्स की परफॉर्मेंस देख लेना, कि स्टैट्स को सामने रख दे, जो बेहतर होगा वो खुद ब खुद आएगा। ये बहुत सरासर ज्यादती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। कामरान अकमल मौजूद थे हमारे साथ और कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट आईसीसी से ये एहतजाज करना चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इसमें कंसीडर करना चाहिए था, और हम भी एहतजाज करते हैं पेमरा के चेयरमैन के खिलाफ जो सलीम बेग अभी भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर से ये अपील, ये उम्मीद, ये दरख्वास्त है हमारी कि चेयरमैन पेमरा को जितना जल्दी हो सके उनके ओहदे से हटाया जाए, ताकि उस सीट पर एक ऐसे शख्स को लाकर बिठाया जाए जो मेरिट पर खुद भी हो और मेरिट की बुनियाद पर ही फैसले कर सके, गैर जानिबदाराना फैसले कर सके, और उसके फैसलों के माशरे पर अच्छे असरात मुरतब हो सकें, या मुख्तलिफ शोबे के लोगों को एहतजाज के लिए बाहर ना निकलना पड़े। जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं प्रेस क्लब्स के बाहर वकला मौजूद होते हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद होती है, सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। तो हुकूमत को, वज़ीर आज़म को अब इस पर नोटिस लेना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।